इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा इंटू V1। ठीक है, और A2 की वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा टाइम्स A1, और F2 की वैल्यू दी है F1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। ठीक है, और हमसे पूछता है कि जैसे ये रिलेशन वेलोसिटी का है, एक्सेलरेशन का है, फोर्स का है, वैसे ही रिलेशन मास का क्या होगा, लेंथ का क्या होगा एंड टाइम का क्या होगा। ठीक है, इस रिलेशन का मतलब क्या है, क्या बता रहा है रिलेशन? F2 क्या है, F1 क्या है, V2 क्या है, V1 क्या है? तो एक्चुअली हम लोगों ने अभी पढ़ा तो नहीं है, बट डायमेंशन का जब हम तीसरा यूज सीखेंगे जिसमें हम लोग यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, तो हमने अभी तक यही सीखा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं एन यू। यहां पे एन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है और यू उसकी यूनिट बताता है। ठीक है, अब अगर जैसे मैंने लिखा लेट्स से फोर्स इज इक्वल या लेंथ इज इक्वल टू, मैंने लिखा 5 मीटर, या इसी लेंथ को मैंने लिख दिया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जब यूनिट को चेंज किया तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। तो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहने का मतलब, अगर मैं इसको L1 कहूं और इसको L2 कहूं, तो L1 L2 फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, बट यूनिट यहां पर हमने चेंज कर दी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको नहीं पता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आते हैं, हम सिंपल तरीका लगाते हैं। फोर्स का रिलेशन पता है, एक्सीलरेशन का पता है, और हम ऐसा लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, जब ये F1 होगा तो ये M1 A1 होगा, और जब ये F2 होगा तो ये M2 A2 होगा। ऐसा कर सकते हैं, फोर्स तो M इंटू A है, F1 होगा तो M1 A1 हो जाएगा, F2 होगा तो M2 A2 हो जाएगा, और ये F1 और ये F2 यहां पे लेके पुट कर देते हैं। तो जब यहां पे पुट करेंगे तो ये वाला रिलेशन क्या बताएगा, M2 A2 इज इक्वल टू M1 A1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ऐसा आ जाएगा। अब क्या A2 और A1 में रिलेशन पता है? A2 की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा A1, ये A2 उठाकर यहां पे रख देंगे, तो ये बन जाएगा M2 इंटू A2 की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा A1 इज इक्वल टू M1 A1 अपॉन अल्फा बीटा। तो अब देखेंगे ये A1 और A1 कैंसिल हो जाएगा, और हमको यहां से मिल जाता है क्या, M2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा का स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया M2 और M1 में। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझो, हमको वेलोसिटी का रिलेशन दे दिया है, एक्सेलरेशन का दे दिया है, फोर्स का दे दिया है, और हमसे पूछता है कि मास में रिलेशन क्या होगा। तो मैंने इस F2 की जगह पुट कर दिया M2 A2, और F1 की जगह पुट कर दिया M1 A1। ठीक, और A2 की वैल्यू ऊपर दी है, वो भी लाके यहां रख दी, तो A1 A1 कैंसिल होके हमको M2 और M1 में रिलेशन मिल जाएगा। तरीका समझ में आया? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस साल IIT में भी आया है। ठीक है, और तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलो, M का रिलेशन आ गया, अब क्या करें? हमसे लेंथ का भी रिलेशन पूछा है और टाइम का भी पूछा है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन को देखते हैं। एक्सेलरेशन है अल्फा बीटा टाइम्स A1। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम भी तुम कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी है। तो इस एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं V2 बाई T2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा टाइम्स V1 बाई T1। यूनिट से काम करो, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो लाने के लिए तुमको वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहां पे A2 की जगह V2/T2 लिखा गया, A1 की जगह V1/T1 लिखा गया। अब क्या करें, हमें T2 T1 में रिलेशन चाहिए, तो V2 V1 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, ये दिया है V2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई बीटा टाइम्स V1, यहां पे पुट कर देते हैं। तो V2 की वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर बाई बीटा टाइम्स V1, नीचे T1 था, और यहां अल्फा बीटा टाइम्स V1/T1। ठीक है, तो ये T1 कैंसिल T2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप देखेंगे कि V1 कैंसिल हो जाएगा और हमको T1 T2 में रिलेशन आ जाएगा। अब लेंथ में रिलेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी को हम लिख देंगे लेंथ बाय टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब यहां पे L/T लिखूंगा, यहां पे L/T लिखूंगा, और T2 और T1 का रिलेशन हम यहां पे निकाल चुके हैं, पुट करेंगे तो आंसर आएगा। समझ में आया? थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है, बट आपको ये तीन रिलेशन जो दिए हुए हैं, इन्हीं की मदद से हमको क्वेश्चन करना है। पहले मैंने किया, फोर्स को लिख दिया M2A2, इसको लिख दिया M1A1। तो M2A2 M1A1 लिखने के बाद ये A2 जो दिया है उठा के यहां रख दिया, तो मास में रिलेशन आ गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है A2 और A1, इस एक्सेलरेशन को लिखा वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, यहां पे हमको वेलोसिटी कैंसिल हो गई, टाइम में रिलेशन आ गया। तो आपको बस इस बात का यूज करना है कि हमें फोर्स को लिख देना है ma, वेलोसिटी को लिख देना है, क्या लिखा था हमने, एक्सेलरेशन को लिखना था, एक्सेलरेशन को लिखना है v/t, और वेलोसिटी को लिखना है लेंथ बाय टाइम। ये तीन चीजें आपको करनी है, तो आपको रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है? 22। तो क्लास में किया था। नोट कर लिया? ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा 25 पूछा है इसने, क्लास में किया था, इसमें देखते हैं क्या डाउट आया तुम्हें। P प्लस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू R टाइम्स टेम्परेचर, ये दिया है हमें, और हमसे पूछता है कि A और B का डायमेंशन बताओ और यूनिट बताओ। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, हमको एडिशन दिख गया। जैसे ही एडिशन दिखता है, हमें पता रहता है कि एडिशन तभी हो सकता है जब दोनों के डायमेंशन सेम होंगे, तो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। निकालना है ए का डायमेंशन, तो ए का डायमेंशन क्या, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर को वॉल्यूम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का डायमेंशन आ जाएगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, नहीं पता है तो निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया से, और वॉल्यूम का तुमको पता है कि L³ होता ही है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और एरिया का डायमेंशन होता है L²
और यहां पे आ गया है एल की पावर 6, तो ये कैंसिल होकर एल की पावर 4 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एल की पावर 5 टी की पावर, ये आना चाहिए, ये आ गया, ये दिया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे करेंगे, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब होता है, बी का डायमेंशन मिल गया एल क्यूब के बराबर, यही आंसर भी दिया होना चाहिए। ठीक है, हो गया। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे? 17। Which of the following product of E, H, mu, G be taken so that the dimension of the product are same as that of the dimension of speed of light? ये तो ट्रायल एंड एरर से होने वाला क्वेश्चन है, आपको एक एक को चेक करना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन मैच कर रहा है। यहां पे E क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो, तो मतलब वो चार्ज का डायमेंशन होना चाहिए। हमें 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं। E ये चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? ए टी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर दूसरा हमको दिया हुआ है H। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। के होता है, सी होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशन निकालते हैं। और क्या दिया है इसके अलावा? म्यू। म्यू हम लोगों ने निकाला था शायद, परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमने निकाला था ना, एप्सिलॉन नॉट भी निकाला था और म्यू नॉट भी निकाला था, ये वही वाला म्यू है। ठीक है, और बचता है क्या? जी। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशन हमने निकाला हुआ है। तो अब हमको एच का निकालना है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला जिसमें एच आता हो? E इज इक्वल टू, हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का डायमेंशन हमको पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एच निकालना है, फ्रीक्वेंसी, यहां से एच का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये आ गया एच का डायमेंशन। ठीक है, तो एच हमको पता है, चार्ज हमको पता है, म्यू हमको पता है, जी हमको पता है। अब बाकी आपको करोगे कैसे? आप हर एक ऑप्शन को उठाओगे, ये डायमेंशंस को पुट करोगे और चेक करोगे कि किससे आंसर आएगा। मतलब हम इसका कोई शॉर्टकट नहीं निकाल सकते हैं, आपको एक एक ऑप्शन में वैल्यूज पुट कर करके आंसर को निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, लेंदी होगा। एग्जाम में अगर आता है तो ऐसे सवालों को आखिरी में करना चाहिए जब टाइम बचा है, क्योंकि अगर हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें काफी टाइम बीतने वाला है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बाकी क्वेश्चंस हो गए हैं? किए भी हैं कि नहीं किए? चेक करना पड़ेगा मुझे फिर, है ना? सबने किया है? किसने किसने नहीं किया है हाथ खड़ा करो, देखो। क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? आधा बचा है, तो कब तक खत्म करने का इरादा है? मैंने मंडे को बोला था क्या? चलो ठीक है, मंडे तक कर लो, जो डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे। और अभी हम लोग लास्ट जो यूज बचा है उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन लास्ट यूज के पहले एक और चीज समझते हैं, ठीक है?
कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे मिलेंगे डीपीपी में जिसमें पूछेगा कि क्या हम लोग वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मान सकते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता है कि 7 हैं जो हमने मानी हुई है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेकिन कहता है कि मान लो कोई नया सिस्टम बनाया जाए जिसमें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मास को नहीं मानते हैं, हम फंडामेंटल क्वांटिटी वेलोसिटी को मानते हैं, लेंथ को मानते हैं और टाइम को मानते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है? तो इस तरीके के सवालों में आपको सिर्फ यह देखना है, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी को भी माना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन 3 को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया है, उन 3 में से सबको कॉमन लेने के बाद मास, लेंथ और टाइम तीनों इंक्लूड हो जाने चाहिए। जैसे अगर मैं वेलोसिटी, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी लेट्स से मानता हूं, तो वेलोसिटी के पास मास तो है नहीं, लेंथ बाय टाइम है, इसके पास लेंथ है, इसके पास टाइम है, मास किसी के पास नहीं है, तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी हम नहीं मान सकते। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मानने का तरीका यही है कि उन 3 में से तीनों के पास मिलकर मास आना चाहिए, लेंथ आनी चाहिए और टाइम आना चाहिए। समझ में आई? ये बात नोट करेंगे। We can take fundamental quantities. We can take fundamental quantities only when we can take fundamental quantities only when they include mass, length and time. Only when they include mass, length and time. ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन से भी समझते हैं। Which of the following can be taken as fundamental quantities? पहला ऑप्शन है लेंथ, फोर्स, एक्सेलरेशन। ले सकते हैं, तीनों आ जाने चाहिए, लेंथ, मास और टाइम। और देखो तो फोर्स तो पहले से तीनों को रखता है, फोर्स के पास मास भी है, फोर्स के पास लेंथ भी है, फोर्स के बाद टाइम भी है। अगर फोर्स आ गया तो उसके आजू बाजू क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी 2 क्वांटिटीज कुछ अपने पास रखे या ना रखे, ये तीनों अपने पास रख चुका है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ले सकते हैं क्योंकि इसके पास मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है। सेकेंड ले लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी, मास, लेंथ ले सकते हैं क्योंकि इसके पास लेंथ और टाइम मिस हो रहा था। देखो, मास आ रहा था, लेंथ था, टाइम मिस हो रहा था, लेकिन क्या इसके पास टाइम है, लेंथ बाय टाइम, तो इसको भी लिया जा सकता है। ठीक है, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी ये नहीं ले सकते क्योंकि मास यहां पे कोई भी अपने पास नहीं रख रहा है। तो किसी ना किसी के पास मास होना चाहिए, किसी के पास लेंथ, किसी के पास टाइम। तो ये तरीका समझ में आ गया हमें कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर मान लिया, लेट्स से हमने मान लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वेलोसिटी है, मास है और लेंथ है।
तो अगर ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो टाइम अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आएगा, तो टाइम डेराइव्ड यूनिट्स में से आएगा। होता है ना एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। तो हम फंडामेंटल मानते हैं मास लेंथ टाइम को, तो बाकी चीजों की यूनिट्स हम डेराइव करते हैं। लेकिन अगर हमने फंडामेंटल मान लिया है इन तीनों को, तो बाकी यूनिट्स को हमें इसी के हिसाब से डेराइव करना पड़ेगा। तो हमसे क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम, क्योंकि यहां पे टाइम है ही नहीं, टाइम फंडामेंटल है ही नहीं, तो टाइम का डायमेंशन इनके टर्म में क्या आएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे फंडामेंटल हमने किसको माना है, मास लेंथ टाइम को, तो वेलोसिटी का डायमेंशन जब निकालेंगे तो इन्हीं के टर्म में तो आएगा, लेंथ और टाइम के टर्म में। फोर्स का डायमेंशन भी इन्हीं के टर्म में आएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने वेलोसिटी को ही फंडामेंटल मान लिया और टाइम को फंडामेंटल नहीं माना, तो अब टाइम का डायमेंशन वेलोसिटी के टर्म में आने वाला है। ठीक, तो उसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं। इफ velocity, length and mass are fundamental quantities, then find dimension of time। ठीक है, तो वेलोसिटी, लेंथ और मास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा। ठीक, तो क्या तरीका है, इस तरीके को समझते हैं। आपको जिसका डायमेंशन निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। सॉरी, टाइम का निकालना है, तो टाइम का डायमेंशन निकालना है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। ठीक है, और टाइम का डायमेंशन निकालने के बाद हम कहेंगे राइट हैंड साइड में हमारे पास वेलोसिटी है, तो इसकी पावर कुछ ए होगी, हमें नहीं पता क्या पावर है। जैसे हम किसी का डायमेंशन निकालते हैं ना, ml² t-3, तो सबकी कुछ पावर होती हैं, हमें नहीं पता कि v की पावर क्या होगी, तो पावर ए मान लेंगे, लेंथ की पावर हम b मान लेंगे और मास की पावर हम c मान लेंगे। और ये हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते समय भी ऐसे ही कुछ करते थे, सबकी पावर मान लेते थे। यहां पर भी आपने सबकी पावर मान ली। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को, पावर को मैच कराने वाले हैं। पहले एक एक करके लिख लेते हैं। ये LT-1 इसकी पावर a हो गया है, यहां पे लेंथ की पावर b हो गया है, और यहां मास की पावर c हो गया है। ठीक, अब राइट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं ये L की पावर a, T की पावर -a। आप एक ही स्टेप में लिख सकते हो, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं हर स्टेप को यूज कर रहा हूं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या, लेंथ की पावर ऐड हो जाएगी a प्लस बी, टाइम की पावर -a, मास की पावर c, और लेफ्ट हैंड साइड में आया है t। अब पावर को आप मैच कर दो। पावर को मैच करने का मतलब मास की पावर c है, वहां पे मास नहीं है, इसका मतलब c कितना हो गया, 0। यहां इसकी पावर -a है, वहां पे उसकी 1 है, तो -a इज इक्वल टू 1, इसका मतलब a इज इक्वल टू -1। तो a निकल गया, c निकल गया। अब देखते हैं b को। l की पावर a प्लस बी है, और वहां पे l है ही नहीं, तो a प्लस बी की वैल्यू 0, मतलब b की वैल्यू -a, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। आगे हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, तो अब मैं लिखूंगा कि टाइम का डायमेंशन होना चाहिए वेलोसिटी की पावर a मतलब -1, लेंथ की पावर b मतलब लेंथ की पावर 1, और t की पावर मास की पावर 0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, मेथड क्लियर होना चाहिए। जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वैसे ही हमें यहां पर भी किसी तीसरी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है। जिसका निकालना है वो लेफ्ट में रहेगा, टाइम का निकालना है, टाइम लेफ्ट में रहेगा। जिनके टर्म में निकालना है उसमें एक की पावर ए, एक की पावर बी, एक की पावर सी कर देंगे, सबके डायमेंशन लिखेंगे, पावर को मैच करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है।
ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तुम लोग खुद से करोगे तो सीखोगे ज्यादा। तो लिखोगे क्वेश्चन। इफ acceleration if acceleration, time, and force are fundamental quantities. Acceleration, time, and force are fundamental quantities. Then find the dimensional formula. Then find the dimensional formula for mass. Then find the dimensional formula for mass. चेक करते हैं क्या आ रहा है तुम्हारा। क्या कह दिया था? एक्सेलरेशन, फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो अब राइट हैंड साइड में हम सबके डायमेंशन लिख देते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन एक्सेलरेशन LT-2 की पावर A, ये टाइम है इसकी पावर B, और फोर्स है MLT-2 की पावर C। ठीक है, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, तो यहां पे L की पावर A होगा और T की पावर -2A होगा। ठीक है, यहां पे T की पावर B है, यहां पे मास की पावर C आएगा, लेंथ की पावर C आएगा, T की पावर -2C आएगा। ठीक है, अब सबको एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मास अगर देखोगे तो सिर्फ मास एक ही जगह पे आया है, तो मास अकेला रहेगा विद पावर C। लेंथ यहां पर भी आया है, यहां पर भी आया है, तो लेंथ की पावर हो जानी चाहिए C और A का सम, मतलब A प्लस C। टाइम जो है वो यहां पर, यहां पर, यहां पर, तीनों जगह पे आया है, तो क्या हो जाना चाहिए? -2A प्लस B -2C। और लेफ्ट हैंड साइड में मास है।
अब पावर टू पावर को कंपेयर करना है। सबसे पहले उसको कंपेयर करेंगे जिसके पावर में सबसे कम टर्म है और वो है m। m की पावर में अकेला c है और वहां पे 1 है, तो हम कह सकते हैं c और 1 दोनों इक्वल हो गए। ठीक, फिर कंपेयर करते हैं l की पावर को, तो वहां पे l की पावर है ही नहीं, 0 है, और राइट हैंड साइड में a प्लस c है। अब यहां पे हमको पता है कि c की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू आ गई -1, ये आ गई। ठीक, अब लास्ट में बचता है टाइम। उधर टाइम है ही नहीं तो पावर 0 है, यहां टाइम की पावर है -2a प्लस b -2c। हमको a की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। b की वैल्यू हमको नहीं पता, निकालनी है, और c की वैल्यू हमको पता है, पुट कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0। यहां b आ गया, और एक बार तीनों आ गया तो हमको पुट करके यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइनली लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए एक्सेलरेशन की पावर a का मतलब -1, टाइम की पावर b का मतलब 0, एंड फोर्स की पावर c का मतलब 1। समझ में आया तरीका? ठीक है, सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने का जो मेथड है, वही मेथड इस क्वेश्चन का भी है। ठीक, ठीक है। थर्ड जो यूज है वो ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड यूज स्कूल के पर्पज से है कि आपके स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछे कि यूनिट को कन्वर्ट करो, तो यूनिट को कन्वर्ट करना तुमको आता है, ठीक है, बट डायमेंशन से एक अलग तरीका होता है कन्वर्ट करने का। मैं बता देता हूं, बट तुम्हारा कोई तरीका नहीं देखने वाला है एग्जाम में, तुम्हें आंसर निकालने से मतलब है। तो अगर मैं कहूं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तुम्हें पता है कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो यूनिट का कन्वर्जन कैसे करना है मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, लेकिन डायमेंशन से भी हो सकता है। उसका क्या मेथड है वो सीखना चाहो तो सिखा दूंगा, बट एग्जाम में हमें मेथड नहीं दिखाना है, मैं एग्जाम में आंसर निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो उसको नोट कर लिया सबने? ओके, अब जैसे मान लो मुझसे कहा जाए कि फोर्स की वैल्यू है 10 इन SI, अब इसको कन्वर्ट करना है CGS में। ठीक है, तो हमें यहां पे डायमेंशन का यूज करके कर सकते हैं, बट बिना डायमेंशन के भी कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या है? 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यूनिट पता होनी चाहिए, न्यूटन नहीं लिखना है, आपको उसका डायमेंशन वाले के हिसाब से यूनिट को लिखना है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है मुझे, तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो वहां भी सेकंड है, यहां भी सेकंड है, तो टाइम को सेकंड है, तो टाइम में कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3 2 5 1 6 10 की पावर 6। अब सीजीएस यूनिट में ये कन्वर्ट हो चुका है। सीजीएस मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया मैंने किलोग्राम को जो है वो 1000 ग्राम लिख दिया, मीटर को है वो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, अपने आप यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट तुम ना ऐसे लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे लिखोगे 1000 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को मैंने लिख दिया 1000 ग्राम, मीटर को मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो 1 सेकंड था तो 1 सेकंड ही रहने वाला है, और सेकंड स्क्वायर रहने वाला है, तो ये वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, सेकंड तो कन्वर्ट होगा तो सेकंड ही रहने वाला है। अब तुम देखोगे कि ये जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं, और यूनिट बच गई है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक एक को आप कन्वर्ट करते जाओ और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। हाँ। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो? डिवाइड करके, किससे डिवाइड करके? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है? सेंटीमीटर, देखो बाकी सब भूल जाओ, खाली सेंटीमीटर पे ध्यान दो। क्या सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होता है? और अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसको भी स्क्वायर कर देते हैं। जैसे इसको स्क्वायर किया, क्या हमें यहां पर मिल जाना चाहिए कितना? 100 4 बार आएगा, 4 जीरो आएंगे, यहाँ पे 2 जीरो है, तो क्या आएगा? 10⁻²। और क्या बच जाएगा? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख दिया। समझ में आई बात? तो आपको यह देखना है कि जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें किलोग्राम ग्राम में बदलने वाला है, तो किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिख दो, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दो। सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 1/100 मीटर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। को नोट कर लिया है सबने? मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, मीटर की जगह हमको किलोमीटर में बदलना है, तो मीटर टू किलोमीटर जाने के लिए क्या करा जाता है? 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मीटर है इसको मैं 1/1000 किलोमीटर भी कह सकता हूं। ठीक है, जो मीटर है इसको मैं 1/1000 किलोमीटर भी कह सकता हूं। और मिनट को कन्वर्ट करना है आवर में, तो एक 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में 1/60 आवर, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट 1 घंटे का 1/60 पार्ट होता है। तो मिनट टू आवर में जाने के लिए मैंने मिनट को 1/60 कर दिया, तो वो आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आ जाएगी, 10 को बाहर ही रहने दो,
यूनिट आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है तो 60 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी आप डेसिमल के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा नॉर्मल मेथड, जिसमें हम कोई भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कई बार फिजिक्स में जरूरत पड़ती है कन्वर्ट करने की। तो आप कन्वर्ट करने के लिए सिंपल यही है तरीका याद रखें कि मीटर से जाना है सेंटीमीटर तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मीटर से जाना है किलोमीटर तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक बार मैं ना एक बुक लेके आता हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। मैं थर्ड यूज तुम्हें जानना है? हाँ, कन्वर्ट देखो, तुम्हें कंपटीशन के हिसाब से कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बताने में मुझे 10 मिनट लगेगा, तो उसमें मेरा कुछ जा नहीं रहा है। अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं यूज, नहीं तो आपको कन्वर्ट यूनिट करने के ऊपर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आज तक कभी नीट में आया है और ना आएगा, क्योंकि एकदम बेसिक चीज है, आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा। ठीक है, तो उसको पार्ट को मैं छोड़ देता हूं, मैं एक बुक लेके आता हूं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। मैं फोन भी नहीं लाया वरना उसी में हो जाता। तो ठीक है, 1 मिनट रुकना। पहले नीट में देख लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन करने लायक होगा तो। 2024 में जो क्वेश्चन आया था, पूछा था द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो पूछा था कि कौन सा ऑप्शन दे दिया था, पूछा था कौन सा ऑप्शन होगा जो इसका डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करता है। पहला ऑप्शन दिया था स्ट्रेन,
एंड आर्क। आर्क मतलब सर्कल की आर्क, ठीक है। दूसरा है एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। तीसरा है स्ट्रेन एंड एंगल, यही होगा। स्ट्रेन के पास भी डायमेंशन नहीं होता है और एंगल के पास भी नहीं होता है, ठीक है। 2024 में एक और क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है, कहता है कि जो फोर्स है वो है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ये फोर्स है, ठीक है। कहता है कि द फैक्टर विच इज डायमेंशन लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। मतलब पूछता है कि चार ऑप्शन दे दिए हैं, पूछा है कि कौन सा डायमेंशन लेस होगा, चार ऑप्शन में से कौन सा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। पहला था अल्फा बीटा टी, दूसरा है अल्फा बीटा बाई टी, बीटा टी बाई अल्फा, अल्फा टी बाई बीटा। कौन सा डायमेंशन लेस है ये पूछ रहा है। देखते हैं अभी क्या आ रहा है। फोर्थ, ठीक है। पहले अल्फा बीटा के डायमेंशन निकालने होंगे, वो हमें पता है कि कैसे निकालते हैं। एक बार अल्फा बीटा का डायमेंशन आ जाएगा तो फिर हम ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा डायमेंशन लेस आता है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है मेरा, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं डायमेंशन लेस बनाना है ना, ठीक है। चलो मैं कोई शॉर्टकट सोच रहा था, ठीक है। एक बार मैं सोच भी लेता हूं कोई शॉर्टकट होगा कि पूरा निकालना ही पड़ेगा। देखो सिंपल तरीका है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के डायमेंशन एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, वन। अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं, अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा टी, तो क्या ये वन हो जाएगा। और ये टी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये आंसर होना चाहिए, ये डायमेंशनलेस होगा। समझ में आया क्या किया है। हम लोगों को यह पता है कि इनके डायमेंशन इसके डायमेंशन बराबर हैं, और अगर डायमेंशनलेस बनाना है मतलब मुझे वन बनाना है, तो मैं इसको इसके नीचे ले गया, मैं इसको इसके नीचे ले गया तो ये वन बन गया। अब ये डायमेंशनलेस है, और डायमेंशनलेस होने के लिए अल्फा टी बाई बीटा को डायमेंशनलेस हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको ठीक है एक नॉर्मल मेथड है, लेकिन अगर आपको कोई मेथड स्ट्राइक कर जाए या आपको सोचना अगर आ जाए कि हाँ हम उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो टाइम बच जाता है, और वही रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। रैंक यही डिसाइड करता है कि कौन क्वेश्चन कितनी जल्दी कर पाता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर लोगे, लेकिन तुम
जनरली एक नॉर्मल मेथड को सेलेक्ट किया जाता है कि भाई हम सबका डायमेंशन निकालें अल्फा बीटा का, चारों ऑप्शन को चेक करें, टाइम कंज्यूमिंग है ना। और ऐसे देखोगे तो ये मुश्किल से 10-15 सेकंड में आंसर आ जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2022 का आया हुआ है। चलो इसमें तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, मतलब एक डायमेंशन दे दिया है और पूछा है चार ऑप्शन देके ये डायमेंशन किसका है। तो अब जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन में एक है सेल्फ इंडक्टेंस, एक है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना नहीं है तुम्हें, चारों ऑप्शन को निकाल, या तो याद रखो, याद रखना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। जो निकालने वाले सवाल हैं वो तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा। जैसे एक बार आया है 2020 में, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस निकालो। स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो उसका डायमेंशन निकालने को आया था, वो निकाल सकते हो। ठीक है, 2021 में सवाल आया था कि फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया गया है, जैसा भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ। मेथड तुमको पता है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो मानी गई है उसमें एक की पावर ए बी सी करके पावर टू पावर लास्ट में कंपेयर करना है। टू 2024 जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एन टी बाई लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, तो तुम्हें चार ऑप्शन दिए हैं। तुम क्या करो, तुम पहले n का डायमेंशन निकालो, x का निकालो। n और x का डायमेंशन निकालो। लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ का डायमेंशन l होता है, ये हमको पता है। तुम्हें n का डायमेंशन निकालना है और x का डायमेंशन निकालना। कितना? -1 n का। ठीक है, x का क्या है? l। देखो, जहां पर भी डायमेंशन की बात आई और साइन और कॉस हो जाए, डीपीपी में भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो हमको यह पता है कि साइन के अंदर जो लिखा होता है वो थीटा होता है और वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये जो 2 पाई एन टी बाई लैम्डा है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है 1। और क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है तो आप इस 2 पाई को हटा भी सकते हैं और सिर्फ लिख सकते हैं एन टी बाई लैम्डा का डायमेंशन होता है
1। अब n का डायमेंशन चाहिए तो n का डायमेंशन क्या लैम्डा बाई टी के बराबर आ जाएगा। लैम्डा इज लेंथ, t इज टाइम, तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, n का डायमेंशन आ गया। उसी तरीके से कॉस के अंदर जो लिखा है ये भी तो डायमेंशन लेस होगा, और अगर ये डायमेंशन लेस है 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, अगर ये डायमेंशन लेस है तो सेम तरीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 पाई को हटा देंगे, कहेंगे x बाई लैम्डा का डायमेंशन 1 है तो x का डायमेंशन लैम्डा के बराबर, लैम्डा का मतलब लेंथ, ये दोनों के डायमेंशन आ गए। ठीक है, a का डायमेंशन क्या होगा, y अगर डिस्टेंस है तो a का डायमेंशन क्या होगा, l होगा। क्यों, क्योंकि ना तो साइन के पास कोई डायमेंशन था ना कॉस के पास डायमेंशन था, मतलब इनके पास तो डायमेंशन है ही नहीं, इनको हटा दिया गया। तो अब इक्वेशन में एक y बचा और एक a बचा है, जितना डायमेंशन y का होगा उतना ही डायमेंशन a का भी होना चाहिए। ठीक है, साइन और कॉस के डायमेंशन नहीं होते हैं और थीटा का भी डायमेंशन नहीं होता है। यहां पे दिया है कि x डिस्टेंस है, t टाइम है, और हमको पता करना है बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन। आया आंसर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो डायमेंशन फोर्स का है वही डायमेंशन ए एक्स स्क्वायर का है और वही डायमेंशन बी टी की पावर हाफ का है। हमको बी स्क्वायर बाई ए का डायमेंशन चाहिए, तो या तो हम बी और ए के डायमेंशंस को निकालें, या मैं ऐसा लिखता हूं a इज इक्वल टू एफ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू एफ बाई टी की पावर हाफ। ऐसा लिख देते हैं, a और b की वैल्यू f के टर्म में निकाल लेते हैं। हम mlt अभी नहीं लिखेंगे, f के टर्म में निकालेंगे, लास्ट में हम f को mlt लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर बाई ए, तो पहले तो b का स्क्वायर करते हैं, तो b का स्क्वायर करते हैं तो एफ स्क्वायर बाई
टी, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। हमको ए पता है, हमको बी स्क्वायर पता है, अब हमने बी स्क्वायर बाई ए निकालना है, तो बी स्क्वायर से ए को डिवाइड कर देते हैं, तो एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एफ ऊपर बचेगा, ये एक्स ऊपर, एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और टी नीचे आ जाएगा। फोर्स का डायमेंशन लिखो एम एल टी माइनस टू, ये हो गया एल स्क्वायर और ये हो गया टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये एम एल क्यूब टी की पावर, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, यही आ रहा है कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर ए और बी के डायमेंशन निकाले ही नहीं, मैंने ए और बी के डायमेंशन निकाले नहीं। तुम एक काम ये कर सकते थे कि जब तुमने कंपेयर किया तो एफ का डायमेंशन पुट करके ए का निकालते और यहां से बी का निकालते, एक तरीका हो सकता है। लेकिन मैंने देखा कि मुझे पूछा है रेशियो, जब मुझे रेशियो पूछा है तो मैंने सोचा कि रेशियो ही निकालना है, तो हम बी ए की वैल्यू को एफ के टर्म में निकाल लें, बी की वैल्यू को भी एफ के टर्म में निकाल लें और रेशियो ले लें। ठीक है, और लास्ट में जाके, लास्ट स्टेप में जाके मैं एफ की वैल्यू को वहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होता है, आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, डाउट होगा पूछना। नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, या थोड़ा और कोई मैथमेटिकल पार्ट, या फिर काइनेमेटिक्स। देखो ये जो चैप्टर्स है देखो इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन नीट में बहुत कम आते हैं, इस साल आया था कोई क्वेश्चन? हाँ, चलो देखते हैं, मैं सोचता हूं क्या करना। ठीक है, फिलहाल आप इसका काम करके आएंगे, आप यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है।